स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपने मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड मोर इम्पोर्टेंट आपको पता ही है सरफेस केमिस्ट्री टोटली जो भी क्वेश्चन आते हैं चाहे वो जेईई हो, नीट हो या एडवांस हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, बिलीव मी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आपसे मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। और जो चीज़ें मैं लेक्चर में आपको बताता हूँ उसको इम्पोर्टेंटली ध्यान से सुनिए, उसको समझिए और उसको ट्राई करिए याद रखने की। और जितना याद रखने की कोशिश करें क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए। इवन तो मैं तो ये बोलूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए ज़्यादा अच्छा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में कल हमने देखा था एडजॉर्प्शन के बारे में देखते, क्योंकि तीन पार्ट है, एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन और कैटालिसिस वगैरह जो हमने बताया था। तो पहले चीज हमने एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। एडजॉर्प्शन में भाई कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी होता है वो हमने देखा। फिर मैंने आपको ये और फिर हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर मैंने बताया एडजॉर्बेट जो जो एग्जांपल होते हैं उसमें एग्जांपल कौन कौन सा एडजॉर्बेट के होते हैं, कौन सा एडजॉर्बेट हो जाएगा, ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस समझा। उसके बाद हमने मैकेनिज्म होता है एडजॉर्प्शन समझा था कि भैया आउटर सरफेस पे क्यों जाके कोई भी चीज इजीली एडजॉर्ब या जल्दी एडजॉर्ब क्यों होता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था ना कि एडजॉर्प्शन फास्ट प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन स्लो प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन फास्ट प्रोसेस होने का रीजन है क्योंकि मेटल का आउटर सरफेस कोई के पास बैलेंस फोर्स नहीं होता, मतलब उसका जो वैलेंसी होती है फ्री रहती है, तो वो इजीली अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करना चाहेगा किसी अदर एलिमेंट्स के साथ, और इस तरीके से कोई भी गैस वगैरह इजीली जाकर उसमें क्या हो जाता है एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया हमारी टर्मिनोलॉजी। अब इसके बाद हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या है, सब पहला है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को हम डेल्टा एच एडीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी एंथैल्पी चेंज हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसको मैं डेफिनेशन लिखूं, एंथैल्पी चेंज बाय एंथैल्पी चेंज बाय 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट 1 mole of adsorbate it's adsorbed on the surface of adsorbent, on surface of, जब कोई एक एंथैल्पी चेंज बाय 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है, मतलब 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेंट किसी एडजॉर्बेंट पे जाके होता है और एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक ऑलवेज, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, ठीक है। सेकंड है मेरा एंथैल्पी एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं डेल्टा एस ऑफ एडजॉर्प्शन, डेल्टा एस ऑफ एडजॉर्प्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा एस ऑफ एडजॉर्प्शन, एंट्रोपी ऑफ चेंज व्हेन, एंट्रोपी ऑफ चेंज when 1 mole of adsorbate, when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent, ठीक है। एक जो एंट्रोपी चेंज होता है 1 मोल एडजॉर्बेंट का, वही सेम चीज है, बस यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की जगह एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेल्टा एस एडीएस क्या होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना नेगेटिव हो जाता है, क्यों,
क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो फ्री में नेचर के होते हैं। अब उसका फ्रीनेस क्या होता है, रैंडमनेस क्या हो जाता है, चिपकने की वजह से डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, घट जाती है। तो मैं लिख देता हूं फ्री मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्री मोशन ऑफ molecule decreases, free motion of molecule decreases, ठीक है। थर्ड है gives energy change of absorption, gives energy change of absorption, gives energy change of absorption, ठीक है। when one mole of adsorbate, when one mole of adsorbate, when one mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent, on the surface of it is known as gives energy change, GEC, of adsorption, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, बस वहां पे जी डेल्टा एच की जगह जीसी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जैसे समझो, क्योंकि फॉर्मूला मेरा डेल्टा जी का क्या होता है, डेल्टा जी बराबर होता है टी डेल्टा एस। तो देखो आपको थर्मोडायनेमिक्स में से जो है, क्योंकि ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये इसका सपोर्टिंग फैक्टर है, ये नेगेटिव है तो ये इसका अपोजिंग फैक्टर है। तो अब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेगी, चीजें डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी आपको केसेस याद होगा, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम पे होता है चीजें, और अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो वो प्रोसेस फिजिबल होता है या स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मतलब ये होगा कि एडजॉर्प्शन फेवरेबल कब होगा, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे। तो समझो बात को, यहाँ पे ये चीज क्या होना चाहिए, ओवरऑल ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो मेरा डेल्टा जी क्या आएगा, मेरा नेगेटिव आएगा। ये टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो ये ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, मेरी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि एडजॉर्प्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। मुझे ये पता है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन कैसा पूछा था कि मान लो अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है और एडजॉर्प्शन मान लो इन केस इक्विलिब्रियम पे हो भी रहा है, लेट्स से इक्विलिब्रियम पे हो भी रहा है, तो टी इक्विलिब्रियम मिनिमम कंडीशन होगी या उसकी मैक्सिमम कंडीशन होगी, ठीक है। चलो इधर नहीं समझ में आती, इधर भी समझ लो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा एच माइनस टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एस बराबर क्या होगा, 0। तो टी इक्विलिब्रियम में लिख सकता हूं डेल्टा एस बाय डेल्टा, सॉरी उल्टा हो गया, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। क्या ये ऐसा हो सकता है टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझो बात को, ठीक है। ये टी इक्विलिब्रियम है। मान लो अगर मान लो ऐसा केस हुआ कि अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हो, मतलब टेम्परेचर देखो टी इक्विलिब्रियम में से जनरली आप ऐसा बोल सकते हो कि 0 केल्विन तो हम कभी अचीव कर नहीं सकते। यहाँ पे समझना थोड़ा बात, जनरली जो भी चीजें फेवरेबल होती है एडजॉर्प्शन के लिए वो नॉर्मल टेम्परेचर ही माना जाता है। लेट्स से टी 298 वगैरह ऐसा हो रहता है, ऐसा मान के चलो कि वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है इन केस, और उसके बाद अगर आप फर्दर टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, डिजॉर्प्शन होने लगेगा, जो एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस वो भी चला जाएगा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि अगर बहुत ज्यादा आपने हाई टेम्परेचर किया तो ये क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करने पर क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन। आप खुद से सोचो कि एडजॉर्प्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई एडजॉर्प्शन हो रहा है, मतलब बोल रहा है कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर है इसका एडजॉर्प्शन होने के लिए, ठीक है। और फर्दर आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब अगर वो क्या हो जाएगा, वो सब एडजॉर्ब मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे,
डिजॉर्प्शन हो जाएंगे। तो इस केस में डेल्टा जी तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तो ये टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होगा डिजॉर्प्शन के लिए, ये टेम्परेचर मिनिमम होगा डिजॉर्प्शन के लिए। और टेम्परेचर अगर घटाता हूं मैं तो एडजॉर्प्शन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बढ़ा दो तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। मैं बोला वो फेवरेबल टेम्परेचर है, फेवरेबल टेम्परेचर तो उससे लो टेम्परेचर पे भी हो सकता है। मैंने बोला अगर ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, मान लो H2 का पैलेडियम पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, लेट्स से आप 30 डिग्री पे हाईएस्ट कर सकते हो, उसके ज्यादा करोगे तो वो एक्सेल तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये 30 डिग्री एडजॉर्प्शन के लिए वो मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब 30 डिग्री इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फॉर एडजॉर्प्शन फॉर H2O गैसेस ऑन पैलेडियम। बात समझना, और 30 से आप नीचे करते जाओगे तो भी एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन 30 से ऊपर कर दोगे तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये T इक्विलिब्रियम मिनिमम टेम्परेचर होता है डिजॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एडजॉर्प्शन के लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आ चुकी है तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्चुअली एडजॉर्प्शन के टाइप किस बेसिस पे होते हैं, देखो कोई भी सब्सटेंस किसी पे जाके चिपक रहा है तो ऑब्वियस है बात है कुछ ना कुछ वो उसके सरफेस एरिया और उसके उस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा, बिना उसके वो उसके ऊपर चिपक नहीं सकता। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उसी बॉन्ड के बेसिस पे एडजॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्म लिख देता हूं मैं, ऑन द basis of bond form, on the basis of bond form between adsorbent and adsorbate adsorption is classified, adsorption is classified into two कैटेगरी। ठीक है, पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन, या इसको फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल सरफेस एरिया से होल्ड होता है बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम फिजिकल जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिजिकल जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इन विच एडजॉर्बेंट molecule has on the surface of adsorbent by weak van der Waals force of attraction is known as फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपने पता होगा कि प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड हमारे लिए कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मेरे लिए क्या हो जाता है, प्राइमरी बॉन्ड है। सेकेंडरी बॉन्ड मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूँ H और H एटम है
तो पहले क्या होगा, H और H एटम पास में आके एक बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, वो H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब दूसरा HH एटम भी H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। अब ये H2 मॉलिक्यूल अगर पास में आते हैं तो इनके बीच में एक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि सेकेंडरी होता है, ये हमारे लिए प्राइमरी नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट है हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन। सेकंड है केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, ठीक है। इसी डेफिनेशन क्या है, एडजॉर्प्शन इन विच adsorbate molecule held on the surface of adsorbent by chemical bond is known as केमिजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हमें था बेसिक, ये तो बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया। इसमें जो मैक्सिमम कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ना, देखो इसमें कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो खैर बहुत बनने के चांसेस कम ही रहते हैं पेपर, तो इसके लिए तो आप बेफिक्र रहो, ठीक है। नीट वालों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि नीट वाले तो रटते रहते हैं ऐसे भी, ठीक है, जिनको रटने वाला पार्ट तो ऐसे भी ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियसली, रटने वाला पार्ट मतलब ऐसे भी तुम्हारी चीज़ें थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा रहती है। तुम्हारा मैथमेटिकल खाली एक फिजिक्स ही तो टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी फिजिकल ही है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। फिजिकल में भी बहुत सारे तो क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर में से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना देता है। ओवरऑल बात मेरे कहने का मतलब ये था कि चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि विच ऑफ द इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट या विच ऑफ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस काफी ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है डिफरेंस क्या है, इट अकर्स ड्यू टू वीक van der Waal force of attraction, it occurs due to van der Waal force of attraction, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, it occurs due to formation of covalent bond, it occurs due to formation of covalent bond, ठीक है। सेकेंड है इसमें, it is reversible in nature, ठीक है। ये क्या होता है, it is irreversible in nature, ऐसे का मतलब कहने का मतलब है, अगर ये तो पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा।
सेकंड डिफरेंस में क्या है कि एक बार अगर एक बार एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट में फिजिकल एडजॉर्प्शन के थ्रू चिपका है, किसके थ्रू बॉन्ड बना है, मतलब वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में, तो रिवर्सिबल, मान लो 10 मॉलिक्यूल फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो 5 मॉलिक्यूल, तो 5 से 10 मॉलिक्यूल डिजॉर्प्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब दे आर बेसिकली और ओवरऑल इन रिवर्सिबल इन नेचर। जो मैंने टी इक्विलिब्रियम का जो केस बताया था ना बेटा, जो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए वैलिड है, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए वो चीज वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दे आर इरिवर्सिबल, एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा घटने का चांस ही नहीं है। वो तो तभी हो सकता है जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेंपरेचर हाई कर दोगे तुम, और वो पॉसिबल ही नहीं, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेंपरेचर का तो बॉन्ड छोड़ो मेटल ही गल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं, तो ये रिवर्सिबल होता है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। थर्ड, it is non specific in nature, it is non specific in nature, it is specific, it is specific। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर के कहने का मतलब है कोई भी गैस इवन दो एनर्ट गैसेस के बीच में भी क्या होता है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो एडजॉर्प्शन कर सकते किसी भी मेटल के ऊपर, लेकिन अगर कोई भी गैस केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर स्पेसिफिक, दे आर नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो बहुत कम होता है, ये अप्रॉक्स राउंड में 20 to 40 किलोजूल पर मोल होता है। यहाँ पे जो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन होता है ये होता है आपका 82 to 40 किलोजूल पर मोल के बराबर, और ऑलमोस्ट यही एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी होती है, ठीक है। फिर जो है इट फॉर्म्स अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, इट फॉर्म्स अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इट इज मोनोलेयर, इट इज मोनोलेयर, ठीक है, ठीक है। सिक्स क्या होता है, अब याद रखना, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म कर सकते हैं, बट ये हमेशा एक ही लेयर, बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह वैसा नहीं है, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली, ये हमेशा मल्टी लेयर फॉर्म करती है, हमेशा मोनो लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। नो अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्वड, नो appreciable amount of activation energy is involved, ठीक है, it involves appreciable amount of ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है, और एक्टिवेशन एनर्जी का मिनिमम मैंने बताया कि जब तक उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल जाएगी ताकि वो बॉन्ड बन सके, मतलब एक्टिवेट हो सके वो मॉलिक्यूल, तब तक केमिकल बॉन्ड भी बनने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। देखो केमिकल बॉन्ड बना मतलब एक तरीके वो प्रोडक्ट बना ना, दो एक रिएक्टेंट, कौन से रिएक्टेंट, आपका सरफेस एरिया है, एक आपका गैस है, तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा, जो एडजॉर्प्शन होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, तो उसके लिए कम से कम इतना सफिशिएंट एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हालांकि ये सब मीनिंग हमने पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है, it increases with 7, that it increases with increase in surface area of
ठीक है, it also increases with increase in surface एरिया। ठीक है, दोनों खासियत क्या है, दोनों सरफेस एरिया के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है, ये भी सरफेस एरिया के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, 8 नंबर, it depends on the nature of gas. It depends on nature of gas. ठीक है, it also depends on nature of, देखो दोनों की ये प्रॉपर्टी सिमिलर है बट इसमें डिफरेंस भी है। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है, आप यहाँ पे भी बोल रहे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, यहाँ पे बोल रहे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, तो फर्क है। देखो यहाँ पे जो चीजें डिपेंड करती है ना, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि द गैस व्हिच कैन बी इजीली लिक्विफाइड कैन मोर इजीली बी एब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या, गैस व्हिच फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद एब्जॉर्बेंट विल मोर इजीली बी एब्जॉर्ब। दोनों का डिफरेंस बस इतना ही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ गैस व्हिच कैन बी easily liquefied can be more easily absorbed। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, गैस विच फॉर्म केमिकल बॉन्ड, गैस विच फॉर्म केमिकल बॉन्ड with adsorbate will be more easily ठीक है, will be more easily absorbed। ठीक है, 9th नंबर है, it increases with increase of pressure, it increases with increase of pressure। ठीक है, it also increases with increase of pressure। हाँ ये कॉमन है, दोनों प्रेशर के साथ बढ़ते हैं, ये भी और वो भी। ठीक है, लेकिन 10वां जो पॉइंट है ना, it decreases with increase of temperature। ये एरो का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका क्या है, it initially increases with increase of temperature and after that it decreases with increase of temperature। देखो इसका मीनिंग क्या है, it initially increases with increase of temperature and after that it decreases with increase of temperature। इसका मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ वो बॉन्ड एक्चुअली वीक पहले से होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन की
एडजॉर्प्शन की जगह वहां पे क्या हो जाता है, डिजॉर्प्शन होने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो इसका यहाँ पे समझना, मैंने क्या बताया, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पे अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल, समझो थोड़ा बात का, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी सरफेस एरिया पे जाके जुड़ रहा है, ध्यान से समझना, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी सरफेस एरिया पे जाके जुड़ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा बात ये है कि उसके खुद के पास तो कुछ तो एनर्जी होगी। देखो अगर उस मॉलिक्यूल के पास अगर कोई एनर्जी नहीं रही तो मतलब वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दुनिया में। तो अगर वो मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब उसके पास खुद की कुछ एनर्जी होगी। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए उसको जो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, मैंने अगर सपोज करो उतना, क्योंकि मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर, ये कॉन्सेप्ट समझो, इस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं आपको समझाता भी हूँ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतनी सफिशिएंट एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वो एनर्जी, और वो उसके थ्रू केमिकल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर अब बढ़ाते जा रहे, एक समय के बाद वो क्या होगा, बॉन्ड भी टूटने लगेगा, और इस वजह से वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर से घटने लगता है, ठीक है। जे एडवांस में क्वेश्चन आया था कि क्या फिजिकल एब्जॉर्प्शन को केमिकल एब्जॉर्प्शन में बदला जा सकता है। एक्चुअली मेरे को इंग्लिश का स्टेटमेंट मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसको हिंदी में मैंने ऐसे याद रखा था, 2017 का ही क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो उसको मुझे हिंदी में याद है, तो उसमें मैंने फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आया था। फिर ये पॉइंट पहले एक्चुअली नहीं था, लेकिन जैसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया तो उसके बाद ये पॉइंट भी इंक्लूड एक्चुअली था, बट इस पॉइंट को कोई बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता था कि डिफरेंस वगैरह कौन पूछता है, ठीक है। लेकिन देखो कैसे क्वेश्चन बनाया गया, दो क्वेश्चन बने, एक तो इस पॉइंट पे बना था और एक इस दो पॉइंट पे बना था, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको 2017 में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मुझे याद है कि देखो क्या उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो एक्चुअली क्वेश्चन कैसा था, बोला था कि क्या फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई फिजिकल एब्जॉर्प्शन है भैया, जैसे जैसे टेम्परेचर पे तो बॉन्ड टूटेगा, लेकिन और टेम्परेचर इंक्रीज करो तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेशन उतनी सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि वो कहां पहुंच जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, उसके बाद वो क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, मतलब केमिकल बॉन्ड बना देगा। ये हमने ग्राफ पढ़ा भी था, ऐसा वाला ग्राफ याद है आपको। तो उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते थे। उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा स्टेटमेंट था, और चीजें याद भी रखिएगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें पहला फैक्टर आता है मेरा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, ठीक है। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट मतलब क्या, यहाँ देखो ये जो फैक्टर है मैं किसके ऊपर बता रहा हूँ, ये फैक्टर उनके ऊपर बता रहा हूँ, मतलब केस समझ लो कि अगर कोई गैस किसी सॉलिड पे एब्जॉर्ब हो रहा है, गैस के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता,
या सॉलिड हो सकता है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाए सॉलिड के ऊपर, ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो फैक्टर जो डिसाइड हो रहे हैं ना, ये उनके ऊपर केसेस के ऊपर डिपेंड है कि अगर कोई गैस किसी सॉलिड पे जाके एडजॉर्ब होता है तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, देखो, तो एक गैस व्हिच कैन इजीली लिक्विफाइड कैन बी मोर इजीली एडजॉर्ब, मतलब जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसान है तो इजीली एब्जॉर्ब होगा। एडजॉर्बेंट तो मेरे लिए क्या होगा, सॉलिड नहीं होगा, यहाँ पे हम सिर्फ एडजॉर्बेंट को गैस कंसीडर करेंगे। तो जो जितना जल्दी इजीली लिक्विफाइड होगा उतना जल्दी एडजॉर्ब होगा। इसका मतलब जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अच्छे से इजीली लिक्विफाइड होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस केस में क्या होता है, क्योंकि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उस केस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं गैस व्हिच कैन बी gases which can be more easily liquefied gases which can more easily be liquefied can more easily be adsorbed ठीक है। gases having high critical temperature, gases having high critical temperature are easily liquefied because van der Waals force of attraction is maximum, ठीक है। जैसा आपको यहाँ से नहीं समझ में आता ऐसे समझो, 8a/27 RV फॉर्मूला था मेरे क्रिटिकल टेम्परेचर का। बाकी सब तो मेरे कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि B भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, ये ठीक है। अगर मैं A की वैल्यू A क्या डिनोट करता है, A मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिनोट करता है और B मेरा क्या है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप ऐसा समझो कि अगर मेरा टेम्परेचर पे ये B कभी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, हमेशा A टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मतलब जैसे जैसे मैं क्रिटिकल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा जितना ज्यादा TC होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होंगे उनके बीच में, और इसका मतलब वो गैस उतने ही ज्यादा इजीली लिक्विफाइड भी होगी। और हालांकि एक्सप्लेनेशन वगैरह पहले गैस स्टेट में देख चुके, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत है, ठीक है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में क्या है, जो एडजॉर्बेंट हैविंग मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल बी मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट having more specific surface area will more effective एडजॉर्बेंट। कहने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक वर्ड मतलब लग रहा है स्पेसिफिक वर्ड कब होता है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम के लिए होता है। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर वन यूनिटी के लिए दिखाया जाता है। तो 1 स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो ज्यादा एडजॉर्बेंट, मतलब एडजॉर्बेंट हैविंग मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल हैव मोर इफेक्टिव एडजॉर्ब, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसके अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि जितना ओवरऑल जनरल भाषा में समझाओ कि एक सरफेस एरिया को आप जितना ज्यादा तोड़ोगे उतना ज्यादा न्यू सरफेस जनरेट होगा। इसका मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होता है। मतलब कोई सब्सटेंस को अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा एडजॉर्बेंट के लिए माना जाता है। आई बात समझ में? जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल, जैसे निकल है,
अभी फिलहाल मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, खाली 3 लेयर का ही बना रहा हूँ। ठीक है, अगर इस ऑन ब्रेकिंग इसको ब्रेक किया मैंने, ठीक है, अब हर एक निकल आइटम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। देखो पहले इस निकल के पास कितने फ्री वैलेंसी थे, सिर्फ एक ये और ये। इस निकल के पास चारों फ्री वैलेंसी हो गए, तो जितने ज्यादा फ्री वैलेंसी होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखो फ्री वैलेंसी की मेटल की क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, इसका मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो ऑन ब्रेकिंग सब्सटेंस इनटू, लिख देता हूं मैं, ऑन ब्रेकिंग substance into, on breaking substance into smaller, on breaking substance into smaller pieces, its surface area will increase due to which rate of reaction increases। आपको याद भी होगा, मैंने आपको केमिकल कंडीशन बता दिया, किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ जाता है। तो मतलब लिख देता हूं मैं, पाउडर चारकोल is more effective than चारकोल। ठीक है, चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो ये लास्ट का 2 इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बात को समझना, मुझे पता है एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेंट, ये क्या देता है, एडजॉर्प्शन देता है। क्या देता है, एडजॉर्प्शन। मैंने आपको पहले बोला था जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे ही होता है वो, ठीक है। और मुझे पता है डेल्टा एच एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको ली चैटल प्रिंसिपल याद है, एक्सोथर्मिक फेवरेबल हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है। क्या होता है, लो टेम्परेचर। तो मैं लिख देता हूं एक्सोथर्मिक इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे नहीं रहा क्योंकि आपको पहले पता है एक्सोथर्मिक हमेशा फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये होगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन हमेशा घटेगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, घटेगा। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, अगर हम मान लो ठीक है वो इक्विलिब्रियम पे भी है, या फिर ऐसा मान लो केमिकल एडजॉर्प्शन होने वाला है, तो क्या होता है, पहले मान लो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो भी गया, या फिर थोड़ा ऐसा समझो, फिजिकल एडजॉर्प्शन तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल घट जाएगा और फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर किसी कोई गैस की टेंडेंसी केमिकल बॉन्ड बनाने की, फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो बात खत्म भैया। जैसे पहले बात समझो, फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो उस केस में ऐसा समझो कि अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो थोड़ा बहुत भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ना के बराबर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक होता है और आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ऑलरेडी घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे घट जाएगा इसका मतलब ना के बराबर घट फटाक, मतलब रेट उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं है, अगर कोई मॉलिक्यूल की टेंडेंसी केमिकल बॉन्ड बनाने की और आपने टेम्परेचर उसको दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। याद होगा वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था पॉइजन थ्योरी में, तो एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल जाएगी। तो इनिशियली तो केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ाते जाते हो
तो और टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा एक्सेड कर गया तो फर्दर उसके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन में कन्वर्ट होने लगता है। तो वही चीज है, फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑलवेज, वही मैं समझा रहा हूँ, फिजिजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीज विद increase of temperature, but chemijorption first increase with increase of temperature and then decrease as it is specific requires activation energy and heat supplies may be utilized in overcoming एक्टिवेशन एनर्जी या ईए की बात करूँ मैं, ठीक है। चलो इसका ग्राफ अगर मैं बात करूँ x बाई एम और t, अब आप यहाँ पे बोलो सर ये x बाई एम क्या है, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ मैं। x बाई एम का मतलब ये होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जबकि x का मतलब क्या होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m का मतलब होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो अगर ये फिजिजॉर्प्शन है, ये क्या है फिजिजॉर्प्शन है, तो समझो तो ये विद द टेम्परेचर क्या होता जाएगा घटते जाएगा, विद द टेम्परेचर क्या होता जाएगा घटते जाएगा, ठीक है। और ये जो भी हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे क्या भैया मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ पे क्या रखा मैंने कांस्टेंट, यहाँ पे भी x बाई एम को हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है। और ये केमिजॉर्प्शन के अगर आप ड्रॉ करोगे, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए केमिजॉर्प्शन के लिए, तो मैंने क्या बोला पहले ये इंक्रीज करता है भाई ग्राफ, पहले ये इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ पहुंच जाएगा फिर ये क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा, ये सेम ग्राफ हमने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। तो दिस वाज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हमने इफेक्ट देख लिया एब्जॉर्प्शन के साथ, कुछ इफेक्ट हो रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर वगैरह, ठीक है, वो बाकी चीजें हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।